वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अवनीश कुमार। यू आर वाचिंग फ्यूचर विद अवनीश। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश लाइट। क्लास 10th साइंस का चैप्टर है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। ठीक है, यह प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन जिस वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है वह वस्तु दिखाई देती है। अब कुछ आते इसके बाद में आते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मीन्स लाइट। प्रकाश क्या होता है? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के गुण देखिए, जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। आप मान लीजिए एक टार्च लीजिए, टार्च को जलाइए तो उसकी रोशनी जो जाएगी आपको सीधे जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। यानी कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश पहला हो गया, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और दूसरा हो गया या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी चलता है। और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी चलता है। और प्रकाश जिस तल पर डाला जाता है वहाँ से परावर्तित होकर यह परावर्तन का नियम बना देता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या हो गया। प्रकाश किसे कहते हैं? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। अब प्रकाश के गुण, यह प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी यह चलता है। और इसकी निर्वात में चाल जो होती है, निर्वात में इसकी जो चाल होती है, निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है या अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी चलता है और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसके बाद में आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, मान लीजिए ये कुछ चिकना तल है, ठीक है, ये मान लीजिए प्रकाश है, कोई प्रकाश जब चिकने तल से टकराकर वापस परिवर्तित हो जाता है यानी कि वापस चला जाता है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश का चिकने तल से टकराकर, प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस होना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई देती है तो वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। हम जिस भी वस्तु को देखते हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। हमारी आंखों से प्रकाश जाता है और उस वस्तु से टकराकर वापस लौटकर हमारी आंखों में आ जाता है, जिस कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके 2 नियम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश परावर्तन की क्रिया में कौन कौन से? प्रकाश परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? प्रकाश परावर्तन क्रिया में आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब, और एक होता है अभिलंब। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। और दूसरा जो नियम है इसका, प्रकाश का दूसरा नियम है
प्रकाश परावर्तन की क्रिया में, प्रकाश परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है। ठीक है, ये कोई आपतित किरण है और ये अभिलंब है। देखिए, ये आपतित किरण हो गई, ये आ रही है तो आपतित किरण, और ये तल से टकराकर वापस जा रही है तो ये परावर्तित किरण, और ये नीचे आ रहा है ये अभिलंब। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, इसको ये परावर्तित किरण, ये जा रही है टकराकर, तल से टकराकर वापस जा रही है तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और लंब में डाला गया अभिलंब कहलाता है। ये है अभिलंब। ये अभिलंब। देखिए, आती हुई किरण है आपतित किरण, और तल से टकराकर वापस जाएगी परावर्तित किरण हो जाएगी, और ये अभिलंब नीचे की ओर आ रहा है, इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण पाया जाता है जिसे कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसे I से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक होता है कोण R, यानी कि परावर्तन कोण। ये कोण होता है R, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और इसे कहते हैं आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण आ रही है और किसी चिकने तल से टकराकर, इसमें डिफरेंस में क्या लिखा है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस हो जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपतित किरण, ये प्रकाश आ रहा है और चिकने तल से टकराकर वापस जा रहा है तो ये प्रकाश परावर्तन की ये घटना हो जाएगी। और जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इनके बीच में जो कोण बनते हैं उनको कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे I से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिली हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए डस्टर है। ठीक है, किसी बस से चलने वाली प्रकाश किरण, मान लीजिए ये बस से, इससे किरण आ रही है। किसी बस से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद, अपवर्तन तो वापस चली जाएगी परावर्तन के कारण। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस स्थान पर मिली होती हैं या मिली हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए यहाँ से ये किरण चली और इससे परावर्तित यानी कि परावर्तित होकर वापस चली गई, तो जिस बिंदु पर ये किरण मिलेगी, जिस बिंदु पर ये किरण मिलेगी या मिली हुई प्रतीत होगी उसको कहेंगे प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। यानी कि जिस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं या मिली हुई प्रतीत होती हैं उसको कहेंगे हम प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब इधर देख लेते हैं। वास्तविक रियल इमेज, इसको कहते हैं रियल इमेज।
वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि जो वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये किरण है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, ये किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात जो परावर्तन होगा तो दोबारा लौट जाएगी और जो ये किरण जो जिस स्थान पर मिलेगी, यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ये जिस भी स्थान पर मिलेगी, वास्तव में मिलेगी, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है, यानी कि जो वास्तव में मिल जाती है, ठीक है, ये वास्तव में मिल जाती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बाद में आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, नीचे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए ये सेम इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यानी कि वास्तव में मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मिलती ही नहीं है, यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिली हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि मिलती नहीं है, मिली हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे मिली हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिली हुई प्रतीत होती हैं। अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इससे ये प्रकाश किरण आ रही है और इसे परावर्तन के पश्चात टकराकर वापस जाएगी, परावर्तन के पश्चात टकराकर ये वापस जाएगी और ये मान लीजिए कोई वस्तु है और ये जिस स्थान पर मिलती है उसको उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि रियल इमेज कहते हैं। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर सिर्फ मिली हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये मिल रही है लेकिन वास्तव में वो नहीं मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण इसमें 1 मिनट स्याही खत्म हो गई। दर्पण क्या होते हैं? इनका एक तल चमकदार होता है, ठीक है, ये चिकने तलों के होते हैं। इनका एक तल चमकदार होता है और दूसरा तल पॉलिशदार होता है। क्या? इनका एक तल जो होगा, एक तल वो चमकदार होगा, ठीक है, चमकदार, और जो दूसरा तल होगा वो पॉलिशदार होगा, वो पॉलिशदार होगा, ठीक है। अब दर्पण दो भाग होते हैं, दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। कौन कौन सा है? एक समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? ये समतल दर्पण होता है, ये कांच के बनाए जाते हैं। इनका चिकना तल और इनका चमकदार तल और पॉलिशदार तल दोनों हुए समतल होते हैं। मेन होता है गोलीय दर्पण। ये खोखले गोले कांच के बनाए जाते हैं, जिनका एक तल उठा हुआ और दूसरा तल दबा हुआ होता है, और इनके किसी एक तल पर पॉलिश होती है
गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अर्थात वे दर्पण जो खोखले गोले से बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इनके दो भाग होते हैं, एक इनका है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण एक चमकदार तल होता है और दूसरा तल पॉलीदार होता है, तो वो दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण ये कांच के बनाए जाते हैं, इनका चमकदार तल और पॉलिशदार तल दोनों ही ये समतल होते हैं, यानी कि प्लेन बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये खोखले गोले कांच के बनाए होते हैं, जिनका एक तल उठा हुआ यानी कि चमकदार और दूसरा तल पॉलिशदार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये खोखले गोले कांच के बनाए जाते हैं और इनके दो भाग हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए इसका एक भाग चमकदार होता है और दूसरा भाग पॉलिशदार होता है। जो उनका दबा हुआ तल होता है, यानी कि दबा हुआ तल उस पर पॉलिश होती है, और जो उठा हुआ तल होता है वो चमकदार होता है। उठा हुआ तल चमकदार, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उठा हुआ तल इनका चमकदार होता है। देखिए मान लीजिए ये देखिए ये इनका दबा हुआ तल है, ये दबा हुआ तल, इस पे पॉलिश होती है, इधर पॉलिश होती है, ठीक है, इधर पॉलिश होती है और इधर ये वाला तल होता है चमकदार, ये चमकदार होता है, ठीक है। यानी कि उठा हुआ तल वो होगा चमकदार और दबा हुआ तल होगा उस पर पॉलिश होगी। और ये अवतल दर्पण क्या होता है, ये सेम इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उठा हुआ तल चमकदार होता है, और इसका ये सेम उल्टा होता है, इसका सेम उल्टा है। इसके उठे हुए तल पर पॉलिश होती है, और दबा हुआ तल चमकदार होता है, चमकदार होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, बे दर्पण जिनका एक तल जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और उठा हुआ तल चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या हुआ, यानी कि बे दर्पण जिनके उठे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबा हुआ तल चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद में आपके आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये क्या होता है। देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वो समान रूप से देखने में श्वेत रंग का होता है, श्वेत मीन सफ़ेद रंग का होता है, और जब इसके रंग को, सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह सात रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश का अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त होना ही, सूर्य के प्रकाश का अपने रंगों के अवयवी प्रकाश के रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है, मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य की किरण ये आ रही है, ठीक है, ये सूर्य की किरण जा रही है और ये ऐसे निकल गई, लेकिन ये निकलती नहीं है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में ये किरण विभक्त हो जाती है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह उसकी किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होकर, सूर्य के प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित होकर 7
रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में आवयविक रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये 7 रंग क्या होते हैं, इनको एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है। उसकी ट्रिक होती है देखिए उसकी ट्रिक होती है, इंग्लिश में होती है बिब्जियोर और हिंदी में कहते हैं बैजनी हपीनाला। ठीक है, इंग्लिश में क्या होती है बिब्जियोर, बिब्जियोर, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गई। और हिंदी में क्या होती है बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला। ठीक है, ये कौन सी हो गई, वैसे बैगनी, ये बैगनी रंग की हो गई किरण, ये बैगनी, ये जा से हो जाएगी जम्बुकी यानी कि इंडिगो, जम्बुकी। और नी से नीला हो जाएगा, नीला, हरा, पीला और नी। ठीक है, बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला और लाल, यही तो होती है बैगनी। और इंग्लिश में देखिए क्या होता है, बी से वॉयलेट, वॉयलेट मीन्स होता है बैगनी, बैगनी। ठीक है, और इंडिगो से होता है, इंडिगो से होता है जाम्बुकी, इंडिगो से जाम्बुकी। और बी से होगा ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, नीला। और इससे हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। ठीक है, और येलो, येलो मीन्स पीला, पीला। और ऑरेंज, ऑरेंज, नारंगी, नारंगी। और रेड, लाल, रेड, लाल। यहाँ पे लाल नहीं होगा, यहाँ पे नारंगी होगा, नारंगी और फिर लाल होगा। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है बिब्जियोर, इंग्लिश में बिब्जियोर और हिंदी में बैजनी हपीनाला। देखिए, बी से वॉलेट यानी कि बैगनी, आई से इंडिगो जाम्बुकी और वी से ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। और जी से हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा, ग्रीन मीन्स हरा। और बाई से हो जाएगा येलो, येलो मीन्स पीला। और ओ से हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। और रेड से लाल। तो जब हम सूर्य की किरण को एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसे ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वो 7 रंग, इनको एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है, जिसकी ट्रिक है हिंदी में बैजनी हपीनाला और इंग्लिश में बिब्जियोर। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किन कारणों से होता है, इसके प्रमुख 2 कारण हैं। ये 2 कारणों से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। एक होता है प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक और दूसरा होता है प्रकाश रंगों का तरंगदैर्घ्य। पहला पढ़ते हैं प्रिज्म के कांच रंगों का अपवर्तनांक, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक। प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक। प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसका बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए, किसके लिए, एक मिनट इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, बैगनी रंग के लिए इसका प्रिज्म का कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग के लिए प्रिज्म का कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और जिस रंग के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वह किरण सबसे अधिक विचलित होती है, यानी कि वह रंग सबसे अधिक विचलित होता है। और जिस रंग के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वह रंग सबसे कम विचलित होता है।
ठीक है। अब दूसरा इसका होता है, इसका सेम उल्टा होता है प्रकाश के रंगों का तरंग। इसका सेम उल्टा होता है, बिल्कुल सेम उल्टा होता है प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैंगनी रंग सबसे अधिक होता है और इसकी जगह पे इसमें लाल रंग सबसे अधिक होगा। क्या, इसमें लाल रंग का मान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। यानी कि प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। इसका लाल रंग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और जिस रंग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वह सबसे कम विचलित होती है। वहाँ पे सबसे अधिक विचलित होती थी प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक में, और यहाँ पे सबसे कम विचलित होती है। और जिस रंग के लिए प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वह सबसे अधिक विचलित होती है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह, बाइक में सबसे ज़्यादा जो हेडलाइट होती है पीछे की, वो लाल रंग की लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है, वो इसी के कारण लगाई जाती है क्योंकि लाल रंग का उसका तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसको दूर से भी देखा जा सकता है। इसलिए वाहनों में जो हेडलाइट होती है पीछे की, वो लाल रंग की लगाई जाती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।